प्रोफेसर शशि, मैं दो आपसे चीजें समझ लूं। एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे आपका थोड़ा ज्ञान समझे हम लोग, इलेक्टोरल बॉन्ड के बिना तो बात नहीं बनेगी। मैं ये एक चीज और समझू, ये जो 7 फेज में उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, और मैं दर्शकों को बता दूं, मतलब मेरे लिए अजीब आश्चर्य की बात है, तमिलनाडु में एक फेज में 39 सीट का तमिलनाडु एक फेज में, 40 सीट का बिहार 7 फेज में, 42 सीट का वेस्ट बंगाल 7 फेज में। और मैं एक और प्रोफेसर साहब आपको जरा एक आंकड़ा और दे दूं। वेस्ट बंगाल का टोटल एरिया जो है वेस्ट बंगाल स्टेट का, वो 88,752 स्क्वायर किलोमीटर है। बिहार का 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। तमिलनाडु का 1,30,060 स्क्वायर किलोमीटर है। उससे बहुत बड़ी स्टेट है एरिया वाइज भी, मतलब सीटों की संख्या भी एरिया वाइज भी। जो ये कहते हैं ना कि मूवमेंट कराना पड़ता है हमें, मैं जरा आपसे समझना चाह रहा हूं कि तमिलनाडु में क्या, इसलिए कि वो तो हाथ से निकल ही चुका है, वहां के न सेंगुल चला न कुछ चला, मामला बेकार है। यहां पे कंसंट्रेट करो, एक एक मैन टू मैन मार्किंग करो, कहां किसका है, इधर उधर तोड़ फोड़, यहां साम दाम दंड भेद सब करो। तमिलनाडु इज अ गॉन केस। तो इसलिए उसमें तो एक फेज में करा के छुट्टी पाओ। क्योंकि एक फेज का, मैं एक चीज और बता दूं, एक फेज में अगर आप इलेक्शन यहां करा रहे हैं तो भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जो रीजनल पार्टीज हैं उनके पास इतना, अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि वहां पे रीजनल पार्टीज, अखिलेश यादव अगर 7 फेज में है तो उनके लिए थोड़ा आसान है, लेकिन वहां पे फिर एक फेज एक दिन में कराने में उनके लिए थोड़ा अनइवन है। मैं इस पे भी प्रोफेसर शशि आपसे एक समझना चाहूंगा। और इलेक्टोरल बॉन्ड तो जरूरी बात है ही, उसके बिना तो कोई बात होगी नहीं। नमस्कार। देखिए आनंद भाई, इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो बात आप कर रहे हैं, यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। असंवैधानिक घोषित करने के बाद जो आंकड़े मांगे गए एसबीआई से, उन्होंने समय मांगा, यानी कि वो तथ्यों को छिपाना चाहते थे। तो अब एक सवाल तो वहां उठेगा कि एसबीआई आखिरकार तथ्यों को क्यों छिपाना चाहती थी। और अब आप देख लीजिए, इलेक्शन का जो डिक्लेरेशन है, 4 जून को जो है मतगणना होनी है, वो 30 जून तक समय मांग रहे थे। इसका मतलब है कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी समाप्त हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के जो पॉलिटिकल करप्शन, जो वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स माना जा रहा है, वो तब तक जो है डब्बे में बंद रहे। तो इसमें कई सवाल उठते हैं। एक सवाल तो ये है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, इनकम टैक्स और जो जनप्रतिनिधित्व कानून में जो उन्होंने अमेंडमेंट किया था, और जिसके द्वारा 100% जो है उन तमाम जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले लोग हैं उनको एग्जेम्पशन दे दिया गया था, इसको भी उन्होंने स्क्रैप कर दिया है। किस प्रकार की छूट, क्यों? क्योंकि सवाल है कि जब ये असंवैधानिक है तो इसमें दिए गए तमाम या उससे संबंधित तमाम अमेंडमेंट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए उसे भी स्क्रैप कर दिया गया। यहां जो सवाल इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड को, और आज आपने अगर सुना होगा तो राजीव कुमार ने, जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, एक नहीं 2 बार ये रेफरेंस दिया कि पॉलिटिकल जो फाइनेंसिंग है उस पर आजकल बहुत डिबेट हो रहा है। और डिबेट हो रहा है, इसका मतलब इशारा साफ था कि जब वो जिक्र कर रहे थे मनी पावर को लेकर के चुनाव में कैसे, तो इसमें वो जिक्र कर रहे थे, इसका मतलब वो इस बात को समझ तो रहे थे कि ये जो पॉलिटिकल फाइनेंसिंग हुआ है, जिसको लेकर के डिबेट भी और सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है। तो एक बात जो तय है कि किसके रिजीम में ये इलेक्टोरल बॉन्ड आया, आखिरकार तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आया है, मोदी जी के कार्यकाल में आया है। और बाद में जिस प्रकार से 1 अप्रैल 2019 से लेकर के, और जब तक ये संवैधानिक घोषित नहीं हुआ तब पैसे आए। पैसे देने वाले कौन है? पैसे यानी कि लाभ किसको? तो बेनिफिशियरी के हिसाब से अगर सत्तारूढ़ पार्टी उसे सर्वाधिक, लगभग 48% का जो जिक्र आ रहा है, तो सर्वाधिक लाभ तो उसे मिला है। इसका मतलब है कि तथ्यों को छिपाने में सबसे अधिक रुचि किसको थी? निसंदेह भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार को। और उसके बाद जबकि
एसबीआई को कहा गया और एसबीआई ने जिस प्रकार से आनाकानी की और जो तथ्य दिए गए और जिसको लेकर के फिर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है, ये कहा है कि नहीं मंडे तक आप डिटेल्स दीजिए, यानी कि डिटेल, क्योंकि इसमें ये नहीं पता चल पा रहा है जो मैचिंग नंबर्स या यूनिक कोड है व्हाटएवर, जिसको मैच करने के बाद ये पता चल सके कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना दिया, किस पार्टी को कितना मिला, ये तो प्रमाणित हो रहा है, लेकिन किसने कितना दिया। और एक देखिए संशय कब उठता है, जब आप किसी प्रकार की ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता के खिलाफ होते हैं। गुप्त रूप से, यानी कि जिन्होंने दिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा, उसके संबंध में सूचना गुप्त रखी जाएगी, ये प्रावधान था। क्यों सूचना को छिपाना चाहते हैं? और सूचना छिपाने का अर्थ है कि आप कुछ न कुछ छिपाना चाहते हैं। किससे छिपाना चाहते हैं? इस देश की जनता से, जिस जनता के वोट की कीमत पर, यानी वोट के बल पर आप प्रधानमंत्री बने, दावा भी करते हैं कि आप चाय बेचते थे, यानी कि एक अदना सा भारतीय नागरिक अंततः तो देश का सर्वोच्च शासन का अधिकारी बना। तो जिसके लिए आप ये दावा कर रहे हैं, जिन्होंने आपको सर पे जो है ताज दिया, आप उसी से सूचना छिपाना चाहते हैं। और जरा सा और उसको विस्तार कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि कोरोना के नाम पे जो पीएम फंड बनाया गया, ऑलरेडी पीएम रिलीफ के लिए पहले से प्रावधान है। इस प्रकार के किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या अन्य प्रकार की आपदाओं में लोग जो भी मदद करते हैं या जो दान करते हैं, उसे पीएम रिलीफ में, और फिर पीएम रिलीफ के थ्रू जो है जिन राज्यों में या जहां भी ये होता है उससे फंड दिया जाता है। तो सवाल है कि पीएम केयर फंड क्यों बनाया, और अगेन पीएम केयर फंड बनाया, पारदर्शिता क्यों नहीं? तो जरा लिंक करके देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला, पीएम केयर फंड का मामला, और पीएम केयर फंड के विषय में तो अभी भी जानकारी नहीं है और वो खुद देना नहीं चाहते। फिर और अगर आप देखेंगे कि आरटीआई के द्वारा भी पॉलिटिकल पार्टियों के संबंध में, चंदा के संबंध में जो जानकारी में कहा कि नहीं आरटीआई के अंतर्गत पॉलिटिकल पार्टियां नहीं आएंगी, सत्तारूढ़ पार्टी खुद उसकी दावेदार है। बल्कि आज एक पत्रकार सम्मेलन में एक साथी ने, पत्रकार ने जो भी है, एक सवाल तो उठाया कि अमेरिका में राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के लिए जो पैसा दिए जाते हैं, उससे प्राप्त मनी के विषय में जनता को जानकारी दी जाती है कि उसको इतना पैसा मिला है, उस पार्टी के कैंडिडेट को या पार्टी को इतना मिला है, जो इलेक्शन की फंडिंग के लिए वो इकट्ठा करते हैं। तो पार्टियां क्यों नहीं, भारत की पार्टियां क्यों नहीं बताती हैं? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं इनिशिएट करके इस बात को जनता के सामने पहुंचाती है? तो इसका मतलब साफ साफ था कि तथ्यों को छिपा करके लाभ लिया गया। और एक सवाल और अब उठेगा, और उठना भी चाहिए, हो सकता है मैं इस बात से कानूनी रूप से आश्वस्त नहीं हूं, उसका एक रीजन ये होता है कि जब भी किसी कानून के, या चाहे कानून हो या कोई कार्यपालिका के निर्णय हो, उसको असंवैधानिक घोषित किया जाता है, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से, पीछे के डेट से लागू नहीं होता है। जो निर्णय की तिथि होती है उसके पर्सपेक्टिव वो लागू होता है। सवाल है कि अब जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है, उससे जो प्राप्त राशि है, विभिन्न पार्टियों को जो राशियां मिली हैं, उस राशि का क्या होगा? अगर वो पॉलिटिकल पार्टी के पास ही पैसा रहते हैं तो फिर तो उनको तो लाभ मिल चुका है, अब भले आप असंवैधानिक घोषित कर दीजिए। और ये हजारों करोड़ का मामला, 12,000 से ऊपर करोड़ का जिक्र है। तो एक सवाल यहाँ ये उठेगा, और जो सवाल को एड्रेस किया जाना चाहिए कि उन पैसों को क्यों नहीं, तमाम पैसों को एक राष्ट्रीय फंड में डाल करके जनता के लिए, वो पॉलिटिकल पार्टियों के पास वो पैसा नहीं रहे। इस बात पे मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कानूनी रूप से इस बात का कतई दावा नहीं कर रहा हूं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने के बाद उन पैसों को सीज करने का सुप्रीम कोर्ट को या सरकार को अधिकार है, नहीं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जहां से निर्णय लागू होते हैं, संवैधानिक घोषित होता है, उसके आगे की बात। लेकिन ये सवाल तो उठेगा ना, जो कहा जाएगा अगर पॉलिटिकल पार्टियों के पास ही पैसा वो रह गई, तो फिर उस पैसे का तो वही चुनाव में आप बात करते हैं, मनी पावर के प्रभाव को, दुष्प्रभाव को रोक करके एक स्वच्छ और स्वतंत्र निर्वाचन की बात करते हैं, तो वो उस प्रश्न का उत्तर कैसे आप देंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं, जिन सवालों का उत्तर भी ढूंढा जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी इन सवालों को एड्रेस करना चाहिए। मंडे को फिर से उन्होंने मांगा है। सवाल है कि जो छिपाना चाहते हैं उनके मन में चोर है, ये बहुत साफ है। और इसीलिए इन तमाम सवाल
आप बातचीत सुन के। जहां तक आपने चुनाव की जो बात की है और आपने देखिए आपने एक बात स्वयं कह दी है, चुनाव आयोग जिस प्रकार से कार्य कर रहा है और अपने संवैधानिक दायित्वों का निष्ठापूर्वक ईमानदारी पूर्वक वह पालन नहीं कर रहा है, इसमें कोई दो राय है नहीं। लगभग मैं तो कई बार बातों में कहता हूं कि चुनाव आयोग एक मृत प्राय संस्था बन चुकी है भारत में, और ऐसी स्थिति में एक मृत प्राय संस्था के द्वारा एक जीवंत जनतंत्र की कल्पना करना और जनतंत्र को वो बिल्कुल स्वच्छ और स्वतंत्र निर्भीक चुनाव में परिचय देंगे, ये खाली बेमानी है। ऐसे सवाल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सवाल जरूर है कि जो भी 7 फेजेज में किया, एक तो वो तर्क दे रहे थे या देते भी हैं, नहीं पिछली बार तो 7 फेजेज में हुआ, इस बार भी तो 7 फेज है, ज्यादा नहीं है। सवाल है कि 7 फेजेज में करने के समय और जिस प्रकार से राज्यों में आप खुद जिक्र करें, तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल या बिहार या उत्तर प्रदेश को कहीं 7 चरण में और कहीं एक ही चरण में, तो देखिए जहां जहां प्रधानमंत्री को पता है कि उनके वो वहां जाकर के जनता के सामने साष्टांग लेट भी जाएंगे ना, तो भी वहां की जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। तमिलनाडु की जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी या अन्य राज्यों में उनकी दाल नहीं गलेगी, तो फिर वहां 7 चरण में क्यों कराएंगे, क्यों अपनी ऊर्जा बार बार जाकर के बर्बाद करेंगे। इसीलिए जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का स्टेक पे है, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो या चाहे जो अन्य राज्य हैं, वहां तो उन्होंने प्रधानमंत्री की सुविधा से लंबे 7 चरणों में चुनाव या 7 से कुछ कम चरणों में चुनाव की कोशिश की है, ताकि प्रधानमंत्री खुल करके सत्ता और सरकार की ताकत के बल पर जो है जनता के बीच में जाकर के रोड शो करें, रैली करें, जो भी करें, और तमाम तरह के लुभावने जो हैं वो वायदे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो लागू हो गया, बार बार ये सवाल उठता था कि ये आदर्श आचार संहिता है, नहीं हम लोग इस पर बियॉन्ड जाकर के कुछ एक्शन लेंगे। सवाल किया गया कि आपने पीछे क्या एक्शन लिया, और जो आप कह रहे थे कि मोदी कोड ऑफ कंडक्ट, एक पत्रकार ने ही ये कहा कि इसे कहा जाता है कि ये मोदी कोड ऑफ कंडक्ट है। तो एक सवाल तो है कि स्टेक पर कहां उनका है, और इसीलिए उसी प्रकार से चुनाव आयोग ने ये बातें की हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो यहाँ चर्चा हुई, देखिए जो सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करे, पूरे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक बार में करा देंगे या पूरे देश में कराएंगे। जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में जब से 370 के द्वारा राज्य को, आप जानते हैं कि उसका राज्य का स्टेटस छीना गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया, जो अपने आप में पहला उदाहरण था। हिंदुस्तान में एक भी उदाहरण नहीं है जहां राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया हो, बल्कि सच्चाई तो यह है कि तमाम केंद्र शासित प्रदेशों को समय समय पर राज्य का दर्जा दिया गया संविधान के द्वारा। लेकिन यह उलट स्थिति है, तो मंशा तो बहुत साफ है। और 1000 उम्मीदवारों को सुरक्षा देने में अगर चुनाव आयोग सक्षम नहीं है, तो ऐसे चुनाव आयोग को इतने बड़े हिंदुस्तान में चुनाव कराने का क्या कोई नैतिक अधिकार है क्या? उन्हें तो चुनाव आयोग को कहना चाहिए कि वी आर नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्शन ऑल ओवर द इंडिया। वो कहें, स्वीकार करें अपने इस दायित्व को। इसलिए मंशा बहुत साफ है। जम्मू कश्मीर की जनता को लगभग 5 साल इन्होंने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रखा है, उनके किसी प्रकार के विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं, तो निसंदेह उनकी मंशा बहुत साफ है। लोकसभा का चुनाव करा रहे हैं, साफ है कि मोदी जी को लोकसभा में संख्या की गिनती चाहिए प्रधानमंत्री के पद पर तीसरी बार रहने के लिए। राज्यों की विधानसभाओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो जीत गए, चुनाव हो गया, बहुत अच्छी बात है, इस सत्य को समझने की जरूरत है। मैं प्रोफेसर शशि यही बात जरा आपसे कर लूं कि ये केवल पीएम केयर फंड की बात नहीं है। एक बात और भी हम सब लोग जानना चाहेंगे, इस देश की जनता जानना चाहेगी, ये जो लोन वेवर होता है, ये जो बट्टे खाते में हो गया 16 लाख करोड़ लोन इस देश के उद्योगपतियों और व्यवसायियों का वेव किया गया है, और वो इसलिए नहीं बताया जा रहा, वो कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है। पैसा हमारा, पैसा टैक्स पेयर का, लोन तुम नहीं चुका पाए और इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी क्यों रखनी है? भाई कम से कम नेम शेमिंग तो होनी चाहिए ना। तो जरा मैं इस पे एक छोटा वक्तव्य आपका ले लूं प्रोफेसर शशि, कि क्या इसकी अगली परिणति होगी कि ये भी पूछा जाएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि पीएम केयर फंड पे सवाल लगातार उठते रहे हैं। दूसरा, मैं एक सूचना और आपको दे दूं
कि पीएम केयर फंड में पैसे के लिए सरकारी आदेश आए थे विश्वविद्यालयों को भी, कॉलेजेस को भी, कि 1 डे सैलरी या 1 मंथ सैलरी, जनरली 1 डे सैलरी की बात थी, कि ये पैसा उनको लिया जाए और उसको पीएम केयर फंड में डाला जाए। तो कलेक्शन की पद्धति तो आप समझेंगे। ये अलग बात है कि हमने अपने कॉलेज में ये विरोध किया और कहा कि नहीं, हम पीएम केयर फंड में नहीं भेजेंगे, हम अपनी सैलरी कटाएंगे, लेकिन ये अलग से जो है इसको भेजेंगे। तो वो अलग सवाल है, तो एक कॉलेज का। लेकिन विश्वविद्यालय से भी इस प्रकार से जो है सैलरी कट करवा करके उनसे लिया गया। तो एक तो ये जनता का पैसा है, दूसरा इस पैसे को जानने का अगेन, अगर ये यहाँ अधिकार था तो यहाँ भी अधिकार है कि पीएम केयर फंड, और पीएम कोई प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं है, वो प्रधानमंत्री हैं देश के, संविधान के द्वारा उनको जो अधिकार दिया गया, इसलिए देयर इज नथिंग प्राइवेट एज फार एज प्राइम मिनिस्टर इज कंसर्न। तो जो फंड है उसको तो आपको बताना ही चाहिए। अब रही बात जो आप, और ये सवाल अभी बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मुद्दा पहले से बना हुआ, लेकिन फिर ये मुद्दा बनेगा भी, और राजनीतिक पार्टियों को चाहिए कि वो जनता के बीच जब भारतीय जनता पार्टी या मोदी के खिलाफ भ्रष्टाचार के सवाल उठाएं, इस बड़े भ्रष्टाचार का भी उल्लेख करें और जनता को समझाएं ये पैसा कहाँ है। आपको जान कितना पैसा खर्च हुआ पीएम केयर फंड से, ये भी नहीं पता है। आपने पेंडेमिक में कितना पैसा खर्च किया, तो कितना आया, कितना खर्च हुआ, कितना बचा हुआ है, देयर इज नो इंफॉर्मेशन एट ऑल, कोई जानकारी नहीं है। तो ये तो एक सवाल हो गया। दूसरा, जो लोन वेवर की आप बात करें, देखिए ये जो एनपीए का सवाल उठता है कि कैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट के तहत आप उसको लोन देते हैं और सारा, ये तो आप खुद भी जानते हैं कि इसमें क्या होता है। और एक इसमें जो मूल बात समझने की जरूरत है कि लोन देते कौन है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और अभी एसबीआई का रवैया आपने देखा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में एसबीआई स्वयं जो है तथ्यों को और फैक्ट्स को छिपाने के लिए कोशिश कर रही थी। तो बैंकों का चरित्र तो आपको समझ जाना चाहिए। बैंकों के पास जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, वो ऑटोनॉमी तो दिखावटी है। तमाम जगहों पर सरकार के द्वारा नियुक्त लोग बैठे हुए हैं, सरकार के सारे पर वो कठपुतली बने हुए रहते हैं। इसे ये जो अपने एनपीए का मामला उठाया है, ये मामला इसी तरह का है कि बैंकों को जो कहा जाएगा वही करेंगे, भले बैंक डूब जाए, ये देश डूब जाए, मोदी जी जिंदा रहे, भारतीय जनता पार्टी जिंदा रहे और उनका हिंदुत्व प्रोजेक्ट जिंदा रहे, बस यही सच है।